नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारत में साइबर अपराध। और देखिए, अब ये कोई छोटी मोटी हैकिंग या किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने जैसी बात नहीं रह गई है। यह एक पूरा का पूरा संगठित, प्रोफेशनल और बेहद मुनाफे वाला उद्योग बन चुका है, जो करोड़ों भारतीयों को रोज़ निशाना बना रहा है। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं और आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 आते आते भारत साइबर अपराधियों के लिए इतना बड़ा, इतना आकर्षक निशाना क्यों बन गया है। और हम सिर्फ ये कहकर नहीं रुकेंगे कि अरे लोग लापरवाह हैं या उन्हें जानकारी नहीं है। नहीं, हम इसके पीछे की असली गहरी वजहों को खोद कर निकालेंगे। वो कारण जो हमारे डिजिटल जीवन में, हमारी अर्थव्यवस्था में और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में बुने हुए हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने पर असली तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखती। और चर्चा शुरू करने के लिए हमारी रिसर्च का एक मुख्य विचार है जो एकदम सटीक बैठता है। वो ये है, साइबर अपराध इसलिए सफल नहीं होता कि हमारे सिस्टम या टेक्नोलॉजी कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि मशीनों की तुलना में इंसानों को धोखा देना, उनके मनोविज्ञान से खेलना ज्यादा आसान है। और यही वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी बातचीत टिकी होगी। ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान की लड़ाई है। बहुत खूब कहा। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं ताकि सब एक ही धरातल पर हों। साइबर अपराध है क्या? एक रिपोर्ट इसे बहुत सरल शब्दों में समझाती है। अगर किसी भी अपराध को करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो साइबर अपराध है। इसमें सब कुछ आ जाता है। वो फर्जी बिजली बिल वाला मैसेज, नौकरी दिलाने का झूठा वादा, यूपीआई फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, पहचान की चोरी, फर्जी लोन ऐप्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक आम धारणा को तोड़ना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि भारत को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग शायद ज्यादा सावधान नहीं हैं या डिजिटल रूप से कम साक्षर हैं। लेकिन जो डेटा हमने देखा है वो कहानी कुछ और ही बताता है। भारत को निशाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और डिजिटल रूप से बेहद शक्तिशाली देश है। अपराधी हमेशा वहीं जाते हैं जहां अवसर सबसे ज्यादा होते हैं, और आज भारत अवसरों का महासागर है। यह हमारी कमजोरी का नहीं, एक तरह से हमारी ताकत का साइड इफेक्ट है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए इन्हीं अवसरों पर, यानी उन वजहों पर आते हैं जो भारत को निशाना बनाती हैं। हमारी रिसर्च में 4 मुख्य कारण सामने आए हैं और पहला कारण, ये आंकड़ा सुनकर मैं सच में एक पल के लिए रुक गई। पहला कारण है भारत में स्मार्टफोन की बाढ़। हाँ, आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 900 मिलियन, मतलब 90 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं भारत में। लेकिन सिर्फ संख्या ही पूरी कहानी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका इंटरनेट से पहला परिचय ही स्मार्टफोन पर हुआ है। उन्होंने वो डेस्कटॉप या लैपटॉप का दौर देखा ही नहीं। वो सीधे एक शक्तिशाली डिवाइस पर आते हैं और आते ही बैंकिंग ऐप्स, यूपीआई, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि किसी को सीधे फॉर्मूला 1 कार में बिठाकर रेस ट्रैक पर उतार दिया, बिना उसे सामान्य सड़क पर गाड़ी चलाना सिखाए। बिल्कुल सही उपमा है। और यही प्रगति अपने साथ एक बड़ा जोखिम लेकर आती है। कई नए उपयोगकर्ता। ऐप परमिशन का क्या मतलब होता है? ये क्यों पूछा जा रहा है कि अलाउ एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स एंड फोटोज? कौन सा लिंक फर्जी हो सकता है या किस तरह की कॉल एक स्कैम हो सकती है? वो इन बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझते। वो अभी सीख रहे होते हैं। और एक आर्टिकल की लाइन इसे बहुत अच्छे से बयां करती है। साइबर अपराधी नौसिखियों को पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक अनुभवी उपयोगकर्ता की तुलना में एक नए उपयोगकर्ता को बरगलाना, उसे डराना या लालच देना कहीं ज्यादा आसान होता है। और ये बात हमें सीधे दूसरे कारण पर ले आती है, जो शायद हम सब दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई। यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान में एक ग्लोबल लीडर बनाया है। ये कमाल की तकनीक है, लेकिन हमारी रिसर्च इसे एक दो-धारी तलवार की तरह देखती है। हाँ बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसका सबसे बड़ा जोखिम है। पैसों का तुरंत सेकंडों में ट्रांसफर होना। एक बार आपने पैसा भेजा तो वो चला गया। उसे वापस पाना लगभग असंभव है क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड रिवर्सल सिस्टम नहीं है जैसा क्रेडिट कार्ड में होता है। और धोखेबाज वो ऐसी तात्कालिकता का फायदा उठाते हैं। वो कैसे करते? मतलब असल में वो कौन सी तरकीब अपनाते हैं? कोई उदाहरण है? कई तरीके हैं, लेकिन एक बहुत आम है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ ऑनलाइन बेचनी है। एक खरीदार का फोन आएगा, कहेगा कि वो सेना का अधिकारी है और तुरंत पेमेंट करना चाहता है। वो एक क्यूआर कोड भेजेगा और कहेगा, सर इसे स्कैन करके अपना यूपीआई पिन डालिए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
जबकि सच्चाई ये है कि क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब हमेशा पैसा भेजना होता है, पाना नहीं। ओहो। लेकिन वो इतनी जल्दी में और इतने अधिकार से बात करते हैं कि इंसान सोचने का वक्त ही नहीं निकाल पाता। ये तो बहुत डरावना है। इसका मतलब है कि जो रफ्तार हमारे लिए सुविधा है, वही अपराधियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। सिर्फ 10 सेकंड की एक गलती और आपका पैसा हमेशा के लिए चला गया। बिल्कुल। वे गति और तात्कालिकता का मनोविज्ञान समझते हैं। वे ऐसी स्थिति बना देते हैं जहां सोचने का समय ही नहीं मिलता। ऑफर बस 2 मिनट के लिए है, आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। ये सब दबाव बनाने की तकनीकें हैं। और इस पूरे खेल को जो चीज और बड़ा बना देती है, वो है हमारा तीसरा कारण, सस्ता और तेज इंटरनेट। ये एक ऐसा तथ्य है जिस पे हम गर्व करते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है। लेकिन जैसा कि रिसर्च बताती है, इसका एक दूसरा थोड़ा डरावना पहलू भी है। वो पहलू है स्केल, यानी पैमाना। सस्ता डेटा होने का मतलब है कि लगभग हर कोई हर समय ऑनलाइन है। धोखेबाजों के लिए इसका क्या मतलब है? उनके पास लाखों लोगों तक तुरंत पहुंचने का एक खुला मैदान है। अपराध करने की लागत वो लगभग शून्य हो गई है। एक ही स्कैम वाला मैसेज, एक ही फर्जी विज्ञापन या एक ही खतरनाक लिंक 1 घंटे के अंदर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये अब किसी एक अपराधी का छोटे स्तर पर काम करना नहीं रहा, ये एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जैसा हो गया है। आप इसे एक फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं। बिल्कुल। वे अलग अलग स्कैम की लाइनें चलाते हैं, देखते हैं कौन सा मैसेज ज़्यादा कारगर है, किस तरह के विज्ञापन पर लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, और फिर जो सबसे सफल होता है उसे लाखों लोगों पर इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अपराध की पहुंच असीमित हो गई है। ये एक ऐसा नेटवर्क इफेक्ट है जिसका अपराधी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, जिसे हमारी रिसर्च सबसे बड़ी कमजोरी कहती है। ये है विश्वास की मानसिकता। ये एक सांस्कृतिक पहलू है जो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा गहरा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि भारतीय समाज में लोग आमतौर पर मददगार होते हैं। वे अधिकारियों का सम्मान करते हैं, और अगर कोई कॉल आती है जो बैंक से, पुलिस से या किसी सरकारी विभाग से होने का दावा करती है, तो वे उस पर शक करने के बजाय भरोसा कर लेते हैं। हम किसी की मदद करने से पहले या किसी अधिकारी की बात मानने से पहले 100 बार नहीं सोचते। एक आर्टिकल में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण था। एक केस में धोखेबाजों ने सेना का अधिकारी बनकर किसी को घर किराए पर देने के लिए फोन किया। उन्होंने फोन पर इतनी अच्छी बातचीत की, इतनी विश्वसनीयता बनाई कि मकान मालिक ने बिना मिले ही उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफर कर दिया। यहां घोटाला टेक्नोलॉजी में नहीं था, घोटाला सेना की वर्दी से जुड़े भरोसे और सम्मान की कहानी में था। बिल्कुल। धोखेबाज इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। वे मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं। वे अधिकारी होने का नाटक करते हैं, एक तत्काल जरूरत या डर पैदा करते हैं, जैसे आपका बैंक खाता ब्लॉक हो गया है, आपकी केवाईसी समाप्त हो गई है, इसे तुरंत अपडेट करें वरना आप सारे पैसे अटक जाएंगे। वे सम्मान या डर की भावना का इस्तेमाल करके लोगों से जल्दबाजी में फैसले करवाते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, टेक्नोलॉजी से पहले इंसानी मनोविज्ञान को हैक किया जाता है। वे आपके फ़ोन या कंप्यूटर को नहीं, पहले आपके दिमाग को हैक करते हैं। तो अब जब हमने इन 4 कारणों को समझ लिया है, 90 करोड़ स्मार्टफोन, यूपीआई की रफ्तार, सस्ते इंटरनेट से मिला पैमाना और हमारी भरोसा करने की आदत, तो चलिए देखते हैं कि 2026 में साइबर अपराध का नया चेहरा कैसा दिखता है। ये अब कुछ अकेले काम करने वाले हैकर्स का खेल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। आज भारत में साइबर अपराध संगठित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा कॉल सेंटर हैं जहां धोखेबाजों को स्क्रिप्ट दी जाती है, उनकी टीमें होती हैं और रोज का टारगेट होता है। ये पेशेवर हैं। वे एआई से बनी आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि भरोसेमंद लगें। बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट और ऐप्स बनाते हैं। और एक चीज जिसका जिक्र रिसर्च में था, वो है डीप फेक वीडियो। ये क्या बला है? डीप फेक यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे किसी का भी चेहरा और आवाज़ इस्तेमाल करके बिल्कुल असली लगने वाला नकली वीडियो बनाया जा सकता है। सोचिए, आपको आपके बॉस का वीडियो कॉल आए जो आपसे एक सप्लायर को अर्जेंट पेमेंट करने को कह रहा हो, लेकिन वो असल में हो ही नहीं। या किसी परिवार वाले का वीडियो आए जो मुसीबत में फंसा हो और पैसे मांग रहा हो। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी हो गई है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। ये तो वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात, ये अब लक्षित है, मतलब टारगेटेड है। उनके पास डेटा होता है। वे जानते हैं कि छात्रों को पार्ट टाइम नौकरी का लालच देना है, बुजुर्गों को पेंशन या केवाईसी के नाम पर डराना है।
नौकरी ढूंढ रहे लोगों को इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर फंसाना है और छोटे व्यवसायों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के बहाने निशाना बनाना है। ये एक पूरा व्यापार बन चुका है। इसका एक बिजनेस मॉडल है, इसमें निवेश होता है और इसका एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि भारत साइबर अपराध का इतना बड़ा निशाना क्यों है। और इसकी वजह हमारी लापरवाही नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल ताकत और कुछ सांस्कृतिक आदतें हैं। हमने उन 4 स्तंभों को समझा जिन पर यह अपराध टिका है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं का विशाल आधार, यूपीआई की तत्काल प्रकृति, सस्ते इंटरनेट से मिली अपराध को फैलाने की क्षमता और लोगों की भरोसा करने की मानसिकता। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी रिसर्च से निकल कर आती है वो यही है कि असली लड़ाई तकनीक की नहीं है। साइबर अपराध इसलिए सफल नहीं होता कि सिस्टम कमजोर है, बल्कि इसलिए कि मशीनों की तुलना में इंसानों को धोखा देना, उनके डर और लालच का फायदा उठाना ज्यादा आसान है। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना जरूरी है, एक ऐसा सवाल जो हमें भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद कर सकता है। जरूर। सवाल ये है, ये देखते हुए कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीकें भविष्य में और भी ज्यादा जटिल और भरोसेमंद होती जाएंगी, यानी धोखे और भी असली लगेंगे, लेकिन इंसानी स्वभाव जैसे डर, लालच और भरोसा वो तो वैसा ही रहेगा। तो इस नई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी गैर तकनीकी कौशल यानी नॉन टेक्निकल स्किल क्या होना चाहिए? इसका जवाब किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नहीं है, बल्कि हमारे अपने सोचने के तरीके में, हमारे रुक कर सवाल पूछने की आदत में छिपा है।